Now the next is the lesson is same becha hereditary and evolution. Today we will start the textual question. ये स्मॉल क्वेश्चंस है, ये इकट्ठे होके भी आ सकते हैं, वैसे इस लेसन में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है. So first question is, what are different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? कोई भी इंडिविजुअल है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण है. इंक्रीज का मतलब बढ़ना, पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या. तो कोई भी पर्टिकुलर जब पॉपुलेशन को बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए 3 रीज़न है. कितने? 3. नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब चेंजेस आते हैं, क्योंकि 2 इंडिविजुअल आपस में क्रॉस करके एक नया जीव उत्पन्न करते हैं. तो ये जो नया जीव है इसमें इसके भी करैक्टर आएंगे, इसके भी, तो वेरिएशंस आएंगी. वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, जो कि स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन को ज़रूरी है. नंबर 2 है नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जब नेचर सिलेक्ट करती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर रहा है तो वो जिंदा रहेगा, अदर दे विल पैरिश. द इंडिविजुअल विद स्पेशल ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर्स. सर्वाइव द अटैक ऑफ देयर प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि जो हमला करने वाले होते हैं, जैसे कि शिकारी. ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है कोई एनिमल्स है. ठीक है, एंड छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उसके चक्कर से निकल के भाग जाते हैं. जो तो उस प्रीडेटर से को अपने आप से बचा लेते हैं प्रीडेटर से, तो वो जिंदा रहेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, आगे उनकी जनरेशन बढ़ेगी. जो उनके प्रीडेटर्स मतलब शिकारी के हाथ लग गए, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? पैरिश. पैरिश का मतलब है ख़त्म. ठीक है, यहाँ पे पैरिश का मतलब ख़त्म है, वो जीव जो ये वाला शिकारी खा लेगा. ये एग्जांपल है. तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे कि नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है, हाँ तो जिंदा रहेगा, तो वो सर्वाइव करेगा अपने जैसे जीव, उसको पॉपुलेशन उसकी बढ़ेगी. अदर जो नहीं जिंदा रहेंगे वो मर जाएंगे. नंबर 3 है जेनेटिक ड्रिफ्ट विद प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लो ऑफ जीन्स. ठीक है, जो जनसंख्या जिनकी बढ़नी है, किससे बढ़नी है? उनके जीन्स भी आगे जा रहे हैं, तो उन जीन्स को आगे आगे फ्लो करना और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है. आगे है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम्स ऑफ एन इंडिविजुअल नॉन इनहेरिटेड. मैंने आपको 2 तरह के करैक्टर बताए थे बेटे. एक होते हैं जेनेटिक, जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं. एक होते हैं एक्वायर्ड. एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हम अपना जन्म के बाद लेते हैं, वो वाले करैक्टर्स लेते हैं. जैसे कि हम कोई चीज़ सीखते हैं, अपनी मसल्स बनाते हैं, हम अच्छा पढ़ जाते हैं, वो सारे करैक्टर एक्वायर्ड होते हैं. क्या ये वाले करैक्टर अगले आपके बच्चों में जाएंगे? तो इसका आंसर है नो. क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब बंदा मर जाता है तो उसके करैक्टर भी साथ में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो जेनेटिक करैक्टर्स होते हैं वो आगे जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो डीएनए के ऊपर, जीन्स के ऊपर पड़े होते हैं. ये तो हमने अपने लाइफ टाइम में लिए थे. तो इसका आंसर है चेंज इन नॉन प्रोडक्टिव टिश्यू. देखो, प्रोडक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? जो जीन जेनेटिक होते हैं. नॉन प्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे मसल्स वगैरह होगी, कैन नॉट बी पास्ड ऑन द डीएनए. ये वाले जो टिश्यू हैं वो डीएनए के ऊपर नहीं होते. दस द एक्वायर्ड ट्रेट्स विल डाई. ठीक है, इसलिए जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, जो हमारे एक्वायर किए करैक्टर्स हैं, वो डाई हो जाते हैं विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल. जब बंदा मर जाता है तो उसके वो वाले करैक्टर भी मर जाते हैं. इट इज़ नॉन हेरिटेबल. हेरिटेबल का मतलब आगे जाने वाले, ये आगे जाने वाले नहीं हैं. एंड कैन नॉट बी पास्ड टू इट्स प्रोजेनी. प्रोजेनी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते. छोटा क्वेश्चन है. आगे, वाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइवल टाइगर्स इन द कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पेयर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स. यानी कि आपको पता है टाइगर्स की जो गिनती है वो आज कम हो रही है, तो क्या ये वरी का कारण है? क्या ये हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा? तो आंसर इज यस. एज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज डिक्रीजिंग, यानी हमें पता है कि टाइगर्स की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है. देयर इज़ ए लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम द जीन पूल. एक जीन पूल है जहाँ से जीन्स का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे वो जीन्स जो है उसका लॉस हो रहा है, कमी आ रही है. देयर कैन नॉट बी रिकॉम्बिनेशन. अगर जीन्स कम हैं तो वो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी.
हैंस नो एवोल्यूशन, कोई विकास नहीं होगा। तो इफ़ नंबर फॉल सडनली दे मे बिकम एक्सटिंक्ट, अगर ये नंबर और कम हो गया तो ये वाली जाति एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, लुप्त हो जाना। जैसे कि डायनासोर लुप्त हो ही गया ना, इस तरह अगर ये संख्या इस तरह कम होती गई तो एक दिन हम यही कहेंगे कि टाइगर होते थे। तो ये होने के चांस है आगे, तो रियली ये ख़त्म होने के चांस है। आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीशीज़। एक नई स्पीशीज़ बनानी है तो उसके लिए क्या है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 है जेनेटिक वेरिएशन, नंबर 2 है नेचुरल सिलेक्शन, नंबर 3 है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नंबर 4 है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ठीक है, इसका सबका मतलब आपको पहले समझा दिया गया, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। जेनेटिक वेरिएशन होती है कि जीन्स में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नंबर 2 है नेचर, यहाँ ऊपर पड़ा है नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट करती है, कुछ जिंदा रहते हैं कुछ मर जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसका मतलब होता है किसी कारण सेम स्पीशीज़ के बंदे या स्पीशीज एनिमल्स हो गए, वो किसी कारण अलग हो गए। समझ लो ये रिवर है, कोई इधर रह गया कोई इधर रह गया, तो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हुई। पहले वो सेम स्पीशीज़ के थे, अब वो किसी कारण अलग हो गए हैं। ठीक है, कहीं वो अलग चले गए हैं एनिमल्स, तो वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी। यानी कि ये अब नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, एक जैसे नहीं बनाएंगे, ये किसी और के साथ मिल जाएंगे, इधर वाले किसी और के साथ मिल जाएंगे, तो इस तरह हम नई स्पीशीज़ बना देते हैं। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, इस तरह ये सारी चीज़ों से नई जनरेशन जो है, नई स्पीशीज़ तैयार हो जाती है। ये 4 पॉइंट है। ठीक है, आगे है ये अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है, ये भी आता होता है क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है। Will geographical isolation be the major factor in the speciation by a self-pollinating plant species? Why or why not? पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वर्ड का क्या मतलब है, स्पेसिएशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बाद, विकास के बाद, बहुत सारे चेंजेस के बाद एक नई स्पीशीज बन जाती है, इसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, विकास वाला। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। जब धीरे धीरे किसी चीज़ का विकास होता है तो नहीं, बहुत सालों बाद एक नई स्पीशीज़ बनती है, उस नई स्पीशीज़ के बनने को स्पेसिएशन कहते हैं। क्या इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अपना रोल अदा करता है? तो आंसर है यस। Geographical isolation will be the major factor in the speciation of different plants। यहाँ प्लांट्स की जगह एनिमल्स भी आ सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ कोई एनिमल रहते थे, ठीक है, तो ये वाले एनिमल का नाम है 1। अब बीच में कोई ऐसा क्राइम आया कि एक बहुत बड़ी रिवर आ गई, ये क्या है? रिवर। अब कुछ एनिमल्स इनके इधर घूमने गए हुए थे, अब वो ना तो ये उधर जा सकते हैं ना ये इधर आ सकते हैं, ये इधर रह गए। अब इनका नाम पड़ गया 2। अब पहले वो 1 थे सारे, अब इधर वाले थोड़े इधर रह गए, थोड़े इधर रह गए। अब वो ना तो इधर आ सकते हैं, बहुत बड़ी रिवर है, वो पहले उधर गए थे कभी, बीच में अब रिवर बनने लगी। इस तरह की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं, कोई आंधियाँ तूफान आई या कुछ भी ऐसे डायस्टर्स आ जाते हैं जिससे कि कुछ स्पीशीज़ आपस में लग होगी। अब वो आपस में नहीं मिलेंगी, जब वो आपस में नहीं मिलेंगी उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। जब रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी। अब क्या है, ये वाले जो जीव हैं अपने उधर वाले जीवों के साथ रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, क्रॉस करना शुरू कर देंगे, और जो इधर वाले हैं इधर से क्रॉस करना शुरू कर देंगे। अब ये आपस में नहीं मिलेंगे, इधर से नई स्पीशीज़ बन जाएंगी, इधर नहीं बन जाएंगी। ठीक है, कुछ भी जब चेंजेस आते हैं उसके 2 रीज़न है। नंबर 1 है जेनेटिक एंड अदर है नेचुरल। ये तो नेचुरल है ना, पता है आपको, पता चलागा कि रिवर अपने आप बही, बीच में कोई उधर रह गया कोई उधर चल। अगर तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो कोई भी चेंजेस नहीं आते। अगर एक स्पीशीज़ 1 है, वो 1 से ही क्रॉस करेगी तो वो तो सेम टाइप के, सेम 1 जैसे ही जीव उत्पन्न करेगी, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। बट इन्वायरमेंट फैक्टर मेक द स्पीशीज सर्वाइव। लेकिन इन्वायरमेंट फैक्टर से, जैसे कि नेचुरली वो अलग हो गए, कहीं और किसी से क्रॉस करने लग गए, तो नई स्पीशीज आएगी। व्हेन 2 स्पीशीज सेपरेटेड दे कांट प्रोड्यूस विद ईच अदर, दे रिप्रोड्यूस सेपरेटली। एक उधर से करेगा वो उधर करेगा, इसको आइसोलेशन कहते हैं, जिससे कि नई स्पीशीज बनेंगी, न्यू स्पीशीज बनेंगी जब आइसोलेशन होके अलग अलग रिप्रोडक्शन होगी। अगला
ये मैं चलो पढ़ देती हूँ. विल जियोग्राफिकल एसोसिएशन विल मेजर फैक्टर ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. हम ऊपर सेक्सुअली की बात कर रहे हैं, यहाँ एसेक्सुअल, जहाँ पे केवल एक जीव जो होता है अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है. जब हम एक तरह के जीव से एक तरह का जीव उत्पन्न होता है बेटे, वहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं होती. ठीक है, वेरिएशंस का मतलब चेंज, यानी एक जीव है उसने अपने जैसा जीव उत्पन्न किया, दो नहीं मिले आपस में, तो इसके जैसा ये होगा सेम, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. जब कोई भी चेंज नहीं आता तब कोई भी वेरिएशन नहीं होती, नई स्पीशीज नहीं बनती. नो, इसका आंसर है नो. जहाँ ए सेक्सुअल वाला क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे नो लिखना है, जहाँ सेक्सुअल वाला आएगा वहाँ पे यस लिखना है. नो, एज देर इज नाइदर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, नॉर जीन फ्लो, जीन नहीं फ्लो किए, प्ले एंड रोल ड्यूरिंग स्पेसिएशन. मोर ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट है. एंड नेचुरल जियोग्राफिकल बैरियर कैन अकर बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. कहते हैं अगर नई स्पीशीज बनानी है तो उसमें टू ऑर्गेनिज्म चाहिए, यहाँ पे एक है, इसलिए इसका आंसर नो है. आगे है, गिव एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमिन हाउ क्लोज टू स्पीशीज आर इन एवोल्यूशनरी टर्म्स. कोई भी दो चीज़ें हैं, दो स्पीशीज हैं, वो आपस में किस तरह हम उसको पता करें कि ये आपस में लिंक है. तो आंसर इज होमोलोगस ऑर्गन्स. क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स. हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. दो जीव आपस में किस तरह मिलते हैं. होमोलोगस का मतलब होता है उनकी ना स्ट्रक्चर सेम होती है, कैरेक्टर सेम होते हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. क्योंकि इनका जो एंसेस्टर होता है बेटे पूर्वज. दो स्पीशीज की स्ट्रक्चर कब एक जैसी होती है? जब उनके पूर्वज एक जैसे थे, किसी वजह से वो कहीं ना कहीं अलग हुए थे, वर्क अलग अलग करना शुरू हो गए, लेकिन उनके पूर्वज एक जैसे हैं, इसलिए उनकी स्ट्रक्चर सेम है. ये मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चर सेम है. ठीक है, चाहे उनके फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम होती है, उसको होमो बोलते हैं. एग्जाम्पल, 4 limbs ऑफ मैमल्स हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर in birds, reptiles and mammals. However, the function get modified in different species. इनका फंक्शन अलग अलग है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर सेम है. तो आंसर इज होमोलोगस ऑर्गन हमें ये बताते हैं कि कोई दो स्पीशीज आपस में कितनी कुछ जुड़ी हुई हैं. लास्ट क्वेश्चन आज का, कैन द विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बीट. मैंने बोला था जहाँ पे वर्ड विंग आ जाए, विंग, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कहा क्या ये होमोलोगस है. आंसर इज नो, दिस इज नॉट होमोलोगस, दिस इज एनालोगस. ये वर्ड आएगा एनालोगस. एना क्या होता है? जहाँ पे फंक्शन सेम हो, वहाँ पे स्ट्रक्चर सेम थी, यहाँ पे क्या है बेटे? फंक्शन सेम हो. विंग्स, विंग उड़ने का काम करते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई के विंग हैं चाहे वो बैट के विंग हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, यानी दोनों उड़ने के लिए. लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम नहीं है. ऊपर वाले में स्ट्रक्चर सेम थी, नीचे वाले में फंक्शन सेम है. Wings of insects and wings of birds have different basic structure, plan and origin. They perform same functions, thus they are analogous organs, not homologous. That's it. Okay.